नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं बिरसा मुंडा के बारे में। कौन है ये व्यक्ति जिसके बारे में आज अपन समझने वाले हैं। तो इस व्यक्ति की विशेषताओं की बात करूं तो भगत सिंह से कम नहीं है ये व्यक्ति, महाराणा प्रताप से कम नहीं है ये व्यक्ति, शिवाजी महाराज से कम नहीं है ये व्यक्ति। इतना शानदार व्यक्ति है। इसकी बायोग्राफी को आज अपन समझने वाले हैं। बिरसा मुंडा आपने नाम सुना होगा और 25 वर्ष की उम्र में इन्हें भगवान के रूप में भी पूजा जाने लगा। ऐसा यह व्यक्ति है जिसकी जानकारी आज अपन लेने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बिरसा मुंडा है ना, इसका जो जन्म हुआ वो कहां पर हुआ ये जानेंगे, इनके बचपन की शिक्षा को जानेंगे और इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उसको जानेंगे, और जीवन पर अगर प्रभाव पड़ा तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया उसके बारे में जानेंगे। यह सब जानकारी अपन समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस व्यक्ति में खास बातें क्या है। बिरसा मुंडा जो है ना, वो 25 वर्ष की उम्र में अपने प्राण त्याग देता है देश की रक्षा के लिए, अपने समुदाय की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए इसने अपने प्राण त्यागे थे। यह एक क्रांतिकारी था। और सबसे खास बात यह है कि पूरे इंडिया में इतने जनजातीय समुदाय हैं, लेकिन एकमात्र जनजातीय व्यक्ति जिसकी तस्वीर संसद में लगी हुई मिलती है, तो वो व्यक्ति कौन है? बिरसा मुंडा है। बिरसा मुंडा की तस्वीर संसद में भी लगी हुई मिलती है। और ऐसे इन्होंने एक ऐसी क्रांति की है, उस क्रांति की बात करें तो वो पिछले 100 सालों में नहीं हुई ऐसी क्रांति इन्होंने की थी। आपने देखा होगा कि 1857 की क्रांति भारत में बहुत ही प्रचलित क्रांतियों में से एक मानी जाती है, लेकिन इस व्यक्ति ने पिछले 100 सालों में जो क्रांति हुई उनमें सबसे शानदार क्रांति इस व्यक्ति ने की थी। 1899 में बिरसा आंदोलन चलाया था इन्होंने। 1899 में बिरसा क्रांति इन्होंने चलाई थी। उसी क्रांति को भी अपन समझेंगे और इस व्यक्ति की बायोग्राफी को भी समझेंगे। ये थी वो खास बातें जिसकी वजह से इस व्यक्ति को पढ़ना जरूरी है, इस व्यक्ति को समझना जरूरी है। बिरसा मुंडा के जन्म की बात करता हूं। बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। 15 नवंबर 1875 को मुंडा जनजाति में हुआ था। और ये जन्मे कहां थे? तो ये जन्मे थे छोटा नागपुर इलाका, पता होगा। अगर नहीं पता है तो वर्तमान की बात कर लेते हैं। वर्तमान में झारखंड राज्य है। उस झारखंड राज्य में खूंटी जिला पड़ता है और उसी खूंटी जिले में उली हातू नाम का एक गांव पड़ता है। उस गांव में इनका जन्म हुआ था। झारखंड राज्य के खूंटी जिले में उली हातू गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुगना मुंडा था और माताजी का नाम कदमी मुंडा था। माताजी को करमी मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग करमी मुंडा शब्द प्रयोग करते हैं और कुछ लोग कदमी मुंडा शब्द प्रयोग करते हैं। तो माताजी का नाम करमी मुंडा और पिताजी का नाम सुगना मुंडा। इनके बचपन की शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने सालगा गांव में प्राप्त की थी और फिर इन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की वो चाईबासा गांव में प्राप्त की। प्राथमिक शिक्षा इन्होंने चाईबासा गांव में प्राप्त की और चाईबासा गांव में एक जो स्कूल हुआ करता था वो ईसाई मिशनरियों का स्कूल था। जो स्कूल था चाईबासा गांव में वो ईसाई मिशनरियों का स्कूल था। अब उस स्कूल के अंदर क्या हुआ कि उस स्कूल के अंदर वो ईसाई मिशनरीज धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, इनके समुदाय को बुरा भला बता रहे थे। जब इन्होंने देखा कि हमारे ही समुदाय को बुरा भला बताया जा रहा है तो तब इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा में ही स्कूल को त्याग दिया। प्राथमिक शिक्षा के बाद ही इन्होंने अपनी स्कूल को त्याग दिया और स्कूल छोड़ करके अपने समुदाय की रक्षा के लिए लग जाते हैं। और अपने समुदाय की रक्षा के लिए इन्होंने अपने समुदाय के अंदर जो धार्मिक आडंबर थे, जो कमियां थी अपनी संस्कृति में, उन कमियों को दूर किया। साथ साथ उन कमियों को सुधारने की भी कोशिश की और साथ ही इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। और इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में एक स्टेटमेंट जारी किया था। इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में एक वाक्य कहा था कि साहेब साहेब एक टोपी है। इन्होंने क्या कहा? साहेब साहेब एक टोपी है। साहेब साहेब एक टोपी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इन्होंने कहा कि एक तरफ ईसाई मिशनरीज और दूसरी तरफ जमींदार लोग और अंग्रेज लोग जो हमसे कर वसूल रहे हैं, और दूसरी तरफ कौन है? ईसाई मिशनरीज। ये सारे के सारे मिलकर के हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, हमारी जमीनें छीन रहे हैं, हमारी फसल को छीन रहे हैं, हमसे कर वसूल रहे हैं।
हमारा शोषण करने लग रहे हैं। तो जब इन्होंने ऐसा देखा तो इन्होंने कहा कि साहेब साहेब एक टोपी है, मतलब ईसाई मिशनरीज, जमींदार और जो लोग अधिकारी बनकर के अंग्रेज बैठे हैं वो सारे के सारे एक हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि साहेब साहेब एक टोपी है। और अगर अपन बात करें कि इनकी मृत्यु कब होती है उसकी बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि इन्होंने जो क्रांति चलाई थी वो क्रांति क्या थी। इन्होंने वर्ष 1899 में क्रांति चलाई थी। बिरसा क्रांति के नाम से उसे जाना जाता है और बताया जाता है कि पिछले 100 सालों में इतनी प्रतिष्ठित क्रांति नहीं हुई, इतनी संगठित क्रांति नहीं हुई जितनी की ये बिरसा क्रांति हुई थी, इसीलिए इसे जाना जाता है। और इनकी जो मृत्यु है वो वर्ष 1900 में होती है। 9 जून वर्ष 1900 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु का जो कारण था वो कारण था स्लो पॉइजन देना। अंग्रेजों के द्वारा इनको स्लो पॉइजन दिया गया था। शायद यह स्लो पॉइजन इसलिए दिया गया था क्योंकि जनता इनसे प्रेम करती थी, जनता इन्हें भगवान मानती थी। और अगर इनकी मृत्यु अचानक से जेल में हो जाती तो अंग्रेजों को भुगतना पड़ता, इसका अलग ही निष्कर्ष होता। पूरी की पूरी जनजातियां इसके पक्ष में थी, जिसकी वजह से इसको धीरे धीरे इसकी मौत होती है, स्लो पॉइजन देकर के इसे मारा जाता है। ये थी इनकी खास बात। और भारतीय संसद में इनकी तस्वीर लगी हुई है और इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किए गए। बिरसा मुंडा की स्मृति में डाक टिकट जारी की गई थी वर्ष 1988 में। वर्ष 1988 में भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी की गई थी। और अगर अपन बात करें इनकी मृत्यु पर एक स्टेटमेंट दिया था महाश्वेता देवी ने। महाश्वेता देवी ने कहा था कि बिरसा मुंडा नहीं मरा बल्कि मुंडाओं का भगवान मरा है। इसका मतलब महाश्वेता देवी को पता था, महाश्वेता देवी ने अच्छे से बिरसा मुंडा के बारे में जाना था और महाश्वेता देवी ने पाया कि बिरसा मुंडा नहीं मरा बल्कि बिरसा मुंडाओं का भगवान मरा है। बिरसा मुंडा नहीं मरा बल्कि मुंडाओं का भगवान मरा है। मां श्वेता देवी को इस बात का पता चला जब इन्होंने मुंडा के बारे में पढ़ा। ये थी खास बातें। और इनके जीवन पर एक किताब भी लिखी गई है, उस किताब की बात कर लेते हैं, बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन। बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन, यह एक किताब है, यह एक पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखने वाले हैं कुमार सुरेश सिंह। इस पुस्तक के लेखक है कुमार सुरेश सिंह, जो कि छोटा नागपुर के इलाके के कमिश्नर रह चुके हैं। और उन्हीं कमिश्नर ने आदिवासियों के समुदाय पर काफी रिसर्च किया और उसी रिसर्च के मुताबिक उन्होंने एक पुस्तक लिखी, बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन। अब बात करते हैं कि बिरसा क्रांति जो चलाई गई थी 1899 में, वो क्यों चलाई गई। इनके कल्चर पर अटैक किया गया था। कल्चर पर अटैक कैसे किया गया, कुछ ईसाई मिशनरीज लोग क्या कर रहे थे, इनका जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और वो लोग इनके कल्चर को बुरा भला बता रहे थे, इनके कल्चर की कमियों को उजागर कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ के जो समुदाय के लोग हैं वो धर्म परिवर्तन करने लग गए थे। इसी वजह से इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, इनके समुदाय पर कल्चर अटैक किया। दूसरा, इन्होंने लैंड रेवेन्यू अटैक किया। लैंड रेवेन्यू अटैक की बात करें तो यह जो लैंड रेवेन्यू अटैक है इसके अंदर जमींदार और अंग्रेज लोग शामिल थे। वो सब मिलकर के इनकी जमीन छीन रहे थे और साथ साथ इनसे राजस्व वसूल कर रहे थे। अगर कोई व्यक्ति कर नहीं देता था तो उनको उनकी जमीन जब्त कर ली जाती थी। तो ऐसे इनकी लैंड जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, जिसकी वजह से बिरसा मुंडा ने क्रांति की। ये तो थे वो कारण जिनकी जो कि पिछले कई सालों से चले आ रहे थे। और फिर बात करें कि उस समय कुछ तत्कालीन कारण भी बने, तो उनमें एक तो आता है 1994 का एक्ट, वन संरक्षण एक्ट आया था उस समय। छोटा नागपुर वन संरक्षण एक्ट 1894, छोटा नागपुर वन संरक्षण एक्ट 1894 का आया था। और उस एक्ट के तहत वहां पर इनके समुदाय पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। और अगर अपन बात करें इनकी जो खूट कट्टी व्यवस्था थी, स्पेशल बात तो खूट कट्टी व्यवस्था की है। इनकी खूट कट्टी व्यवस्था का उल्लंघन अंग्रेजों ने किया था। खूट कट्टी व्यवस्था क्या थी, मुंडा समुदाय के लोग या फिर कहें इस जनजाति के लोग मानते थे
कि जो जमीन है वो सामूहिक भू स्वामित्व की जमीन है, इस पर कोई भी व्यक्ति खेती कर सकता है और खेती करके अनाज उगा सकता है, अनाज बो सकता है और उस अनाज को अपने पेट भरने के लिए प्रयोग कर सकता है। ऐसा इनके समुदाय में हुआ करता था, सामूहिक भू स्वामित्व का अधिकार हुआ करता था। लेकिन अंग्रेज लोग क्या करते हैं, अंग्रेज लोग इस सामूहिक भू स्वामित्व के अधिकार को बंद करते हैं और इसकी जगह पर निजी संपत्ति का अधिकार लेकर के आते हैं, निजी भू स्वामित्व का अधिकार लेकर के आते हैं, जिसके तहत जमींदारों के अधीन जमीन कर ली जाती थी। जब कोई व्यक्ति कर नहीं देता था तो जमींदार उनकी जमीन को छीन लिया करते थे और एक तरफ जमींदारी व्यवस्था भी लागू हो गई थी। ये वो तत्कालीन कारण थे जिसकी वजह से यहाँ पर क्रांति होती है। तो क्रांति के कारण कौन कौन से हुए, इनके कल्चर पर अटैक किया गया, इनके लैंड रेवेन्यू के लिए इन पर अटैक किया गया। 1894 का वन संरक्षण एक्ट आया था और यहाँ पर खूटकट्टी व्यवस्था का उल्लंघन किया गया था। ये सब वो अटैक थे जिनकी वजह से, ये सब वो कारण थे जिसकी वजह से ये क्रांति होती है। तो आज अपन ने जाना इस बिरसा मुंडा के बारे में, इसी वजह से बिरसा मुंडा ने क्रांति की। और बिरसा मुंडा को जब जेल में पकड़ा जाता है, बिरसा मुंडा को कब पकड़ा गया है इस बात को भी देख लेते हैं। बिरसा मुंडा ने एक नारा दिया था, उल गुलान। उल गुलान, उल गुलान शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, और उल गुलान शब्द का मतलब होता है महाविद्रोह है। उल गुलान शब्द का मतलब होता है महाविद्रोह है। अब अपन बात कर लेते हैं कि इनकी जो मौत हुई या फिर कहें इनको जो पकड़ा गया वो कब पकड़ा गया और कहां पर पकड़ा गया। 3 फरवरी वर्ष 1900 को इनको पकड़ा गया था। चक्रधरपुर के जमकोपई जंगल में इनको पकड़ा गया था। चक्रधरपुर के जमकोपई जंगल में इनको पकड़ा गया। 3 फरवरी वर्ष 1900 को पकड़ा गया और इनकी जो मौत होती है वो 9 जून वर्ष 1900 को इनकी मौत होती है। और मौत का कारण क्या था, स्लो पॉइजन देने के कारण इनकी मौत हुई थी। तो इसलिए बिरसा मुंडा को जाना जाता है और बिरसा मुंडा को आज भी लोग पूजते हैं। बिरसाइत धर्म भी एक तरीके से चलता है, उसको लोग फॉलो करते हैं। बड़ा ही कठिन धर्म है, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस कल्चर में, उनके धर्म में बड़ा ही अजीब अजीब सी प्रथाएं हैं। उनकी भी अगर अपन बात करें तो फिर कभी कर लेंगे, आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है जिसमें अपन ने बिरसा मुंडा के बारे में बहुत सी जानकारियां ली। अगर समझ में आई है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर समझ नहीं आई है तो एक बार बता देना, फिर से एक वीडियो बना लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।